सभी प्रशिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में बात करेंगे। और साइंस में आज अध्याय 4 स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसके पहले अध्याय 3 तक पढ़ाया जा चुका है। अध्याय 3 जो था आपका, वो था जीव जगत, सॉरी, जीव जंतुओं, जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक, के बाह्य एवं आंतरिक अंगों की कार्यों में विविधता, अंगों के कार्यों में विविधता, विविधता। ठीक है, ये अध्याय 3 था, इसको पढ़ाया जा चुका है। आप लोग अच्छी तरीके से अध्याय 3 को पढ़ लीजिए, वहां से प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपका वो विकल्पी प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपके बुक में अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया गया होगा कि ये किस सन में पूछा गया है। वो दिया गया होगा उसके सामने कि ये किस सन में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न सही तरीके से उनको पढ़ लेंगे तो प्रश्न आसान से सॉल्व होगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो अध्याय 4 पढ़ेंगे। ये है सूक्ष्म जीवों की दुनिया, अर्थात वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों की दुनिया, जो हमारे छोटे छोटे जीव हैं, उनकी दुनिया किस तरीके से है, किस तरीके से वो दिखते हैं, कुछ को हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, या किस तरीके से उनको देखने का प्रयास करते हैं, इनकी दुनिया कैसी है, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से इसको देखना है, पढ़ना है। और जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका सीरीज स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए, जो ये अध्याय 4 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4, सूक्ष्म जीवों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव को हम अणुजीव भी बोलते हैं। तो देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या है। वह जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि आप जब इंटर में प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे, बायोलॉजी वगैरह में या फिजिक्स वगैरह में, ये चीज तो आपको बायोलॉजी में ही दिखेगा। तो वहां क्या करते थे कि कुछ चीजें ऐसी हुआ करती थी जिसको हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखते थे, तो उसमें स्लाइड्स हुआ करती थी। उस स्लाइड्स में उसके ऑर्गन्स को ले जा करके हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखा करते थे, तो उसमें चीजें अच्छी तरीके से दिख जाती थी। ऐसे हम क्या करेंगे, अपनी नग्न आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जिन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि उसे हम नंगे आंखों से नहीं देखते। उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव या अणुजीव कहते हैं। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म जीव की खोज एंटोनी वाक ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वाक ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव अथवा अणुजीव की जो खोज किए थे, वो एंटोनी वान या ल्यूवेन हॉक ने किया था। इन्हें सूक्ष्मदर्शी का पिता भी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी का पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक को सूक्ष्मदर्शी का पिता कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सूक्ष्मदर्शी का पिता किसे कहा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी का जो पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। फिर बात आती है सूक्ष्मजीव या अणुजीव। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे सूक्ष्मजीव अथवा अणुजीव होते हैं, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? एक होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु होता है,
फफूंदी होता है और खमीरिष्ट होता है। ठीक है, जीवाणु होता है, फफूंदी होता है और खमीर होता है। ये सूक्ष्मजीव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से फायदेमंद होंगे और किस तरीके से हमको नुकसान पहुंचाएंगे, ये आगे चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे खमीर वगैरह क्या होता है, खमीर वगैरह इंपॉर्टेंट होता है डबल रोटी वगैरह बनाने, फफूंदी वगैरह जो है ये डबल रोटी वगैरह बनाने में यूज हो जाता है। और फफूंदी क्या होता है कि फफूंदी आप देखे होंगे कि जब किसी पे व्हाइट व्हाइट जैसा लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं फफूंदी बोलते हैं। ये सभी सूक्ष्मजीव एक कोश की होते हैं। जीवाणु हुआ, फफूंदी हुआ, खमीर हुआ, ये सब क्या होते हैं, एक कोश की होते हैं। ये भोजन पर निर्भर रहने तथा उन्हें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अणुजीवों के निम्न वर्ग में हो सकते हैं। यानी जो हमारे ये जीवाणु, फफूंदी और खमीर होते हैं, ये सभी सूक्ष्मजीव एक कोश की होते हैं। ये भोजन पर निर्भर रहते हैं तथा इन्हें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अणुजीवों के निम्न वर्ग हो सकते हैं। कौन कौन से? मृतोजीवी मृतो मृतोपजीवी जीवाणु, स्पैरोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और परजीवी जीवाणु, पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सहजीवी जीवाणु, साइम्बोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और होता है आत्मपोषी जीवाणु, ऑटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मृतोपजीवी यानी कि जीवाणु, फफूंदी और खमीर, इनको निम्न वर्ग में बांटा गया है। एक होता है मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा सहजीवी और चौथा क्या, आत्मपोषी जीवाणु। तो ये इनके क्या है, टाइप्स हैं, प्रकार है। ठीक है, 4 तरीके के हैं ये, मृतोपजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, आत्मपोषी जीवाणु। मृतोपजीवी जीवाणु में मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी में क्या होता है कि जो अ, वे यानी कि वे जीव जो मृत शरीर पे अपना भोजन करते हैं, ठीक है, वो मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे इस पर चर्चा हो जाएगी। अब बात आती है सूक्ष्म जीवों के उपयोग। सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या हैं, क्या क्या हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जो सूक्ष्म जीव मतलब क्या है, हमारी जीवाणु हुआ, फफूंदी हुआ, ईस्ट, क्या, जीवाणु, फफूंदी और ईस्ट। ठीक, ये जो सूक्ष्म जीव है इनका उपयोग कहाँ पे होता है? पहला, इसका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। इनका प्रयोग क्या, जीवाणु, फफूंदी और यीस्ट का जो प्रयोग होता है, किसी का प्रयोग दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में किया जाता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं विदाउट इनके नहीं बन सकती। दूसरा है पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं हम। तीसरा है जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। किसकी? दवाइयां बनाने में। जो जीवाणु होते हैं उनका प्रयोग हम किसमें करते हैं? दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। चौथा है टीका बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जीवाणुओं का प्रयोग, सॉरी, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग टीका बनाने में भी किया जाता है। टीका जो लगता है, बहुत सारी टीकाएं जो होती हैं जो बच्चों को लगाई जाती हैं, उनका प्रयोग होता है टीका बनाने, मतलब इन जीवाणुओं का, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग टीका बनाने में किया जाता है। पांचवा है अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों में उत्पादन में सहायक है। अचार वगैरह क्या करते हैं, उसमें जो हम मिला के नमक और मसाला वगैरह मिला के रख देते हैं, तो उसमें इन्हीं जीवों के माध्यम से वो क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं और वो गल जाते हैं, जो कि मुझे टेस्टी लगते हैं, जो हम आपको टेस्टी लगते हैं। पनीर हुआ, पनीर भी क्या होता है, पनीर में भी इन्हीं जीवों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि दूध से पनीर बन जाता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आपका सिरका हुआ, सिरका भी क्या है, इन्हीं जीवों के माध्यम से ही बनता है। उसको बहुत दिनों तक रख दिया जाता है, वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद आपको दिखता होगा ऊपर पर सफेद सफेद टाइप जैसा लगता है। तो
ये जीवों के माध्यम से ही बनते हैं। छठवां है पौधों को रोगों से बचाते हैं। जो ये जीव होते हैं ये पौधों को क्या करते हैं, रोगों से बचाते हैं। सातवां है एल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में सहायक है। एसिटिक एसिड जो हम बताएं, CH3 सी डबल, CH3 COOH। एसिटिक एसिड यानी सिरका जो बनाने में, सिरका सिरका बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल, शराब, इन सब में जो प्रयोग किया जाता है वो यही जीवाणु फफूंदी या जीवाणु फफूंदिया के किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनका कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है उसको बता दिया गया। अब बात आती है माइक्रोबायोलॉजी, खमीर फफूंदी एवं जीवाणु। माइक्रोबायोलॉजी में क्या आते हैं, खमीर फफूंदी एवं जीवाणु आते हैं। अब अणुजीवों का वनस्पति जगत में स्थान, यानी ये जो अणुजीवे हैं इनका वनस्पति जगत जगत में स्थान किस तरीके से है। अभी तक हम किसमें देखे हैं, अभी तो जो सूक्ष्म जीव हैं इन्हें नॉर्मली रूप से हम जो यूज करते हैं उसमें देख लिए हैं कि इनका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है, जो हम अपने खाने में किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, दवा बनाने में किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात आती है वो अणुजीवों का वनस्पति जगत में स्थान कैसा है, किस तरीके से ये वनस्पति जगत में कार्य करते हैं, उसके बारे में देख लेंगे। तो अणुजीव वनस्पति जगत में क्रिप्टोगैम्स क्रिप्टोगैम्स वर्ग में आते हैं। जो ये वनस्पति जगत में अणुजीव आते हैं ये किस वर्ग में आते हैं, क्रिप्टोगैम्स इसके वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में पौधों में फूल नहीं आते और बीज नहीं बनते। जो इस वर्ग क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आएंगे, इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे वनस्पति आएंगे, ना ही उस पौधे में फूल लगेगा और ना ही उस पौधे में बीज लगेगा। ठीक है, दोनों नहीं होगा, जब फूल नहीं लगेगा तो बीज भी नहीं लगेगा। बहुत समय तक यह बात ज्ञात नहीं हो पाई कि बिना बीज के इनकी संख्या बढ़ती कैसे है। स्वाभाविक सी बात है, अगर उसमें बीज नहीं लग रहा है, फूल नहीं लग रहा है, तो इनकी संख्याएं कैसे बढ़ जा रही हैं, इन वनस्पति जगतों की संख्याएं किस तरीके से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार, सॉरी इसी आधार पर इस वर्ग का नाम पड़ा क्रेप्टो कैंसलेड, छूत हुआ, क्षुब्ध हुआ। गेमोस मैरिज यानी क्या, गेमोस मैरिज मतलब शादी। इस वर्ग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया। पहला क्या, अब जैसे बहुत सारे क्रिप्टोगैम्स वर्ग में जो आते हैं इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो कई तरीकों में आते हैं। जैसे एक होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, इन पौधों की आकृति थैलस के समान है, अर्थात जड़, पत्ती तथा तना अलग अलग नहीं होती हैं। यानी जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं इन पौधों की जो आकृति होती है वो के थैलस के समान होती है, अर्थात उसमें जड़, पत्ती और तना अलग अलग नहीं होंगे, सब एक ही में होते हैं। इस वर्ग में तीन प्रकार के प्रमुख पौधे आते हैं, एक होता है एल्गी, फंजाई और जीवाणु। एल्गी, फंजाई होता है और जीवाणु होता है। ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, एल्गी, फंजाई और जीवाणु। इनको ध्यान रखिएगा कि थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, तो होते हैं एल्गी होता है, फंजाई होता है और एक जीवाणु पौधा होता है। ये तीन थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसमें जड़, पत्ती तथा तना क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होते, सब एक में ही होते हैं। ये आपको दिखेंगे नहीं कि ये इसका जड़ है, जैसे कि ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये जैसे वृक्ष होता है तो इसमें तनाएं दिखती हैं और ये पत्तियां वगैरह दिखती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा इसमें। इसमें जो भी होगा थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी आएगा इसमें जड़, पत्ती और तना सब क्या होंगे, एक ही में होंगे। जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, जीवाणु हो गया, ये तीनों आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हुआ ब्रायोफाइटा। क्या,
ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या होता है? इसमें पौधा सदैव बीज या दूसरे साधन पर निर्भर रहकर जीवित रहता है। यानी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या होता है? इसमें जो पौधा होता है वो हमेशा बीज या दूसरे साधन पर क्या होता है? निर्भर रहकर जीवित रहता है। इसमें जड़ सी दिखाई देती है किंतु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। यानी जड़ तो दिखाई देती है लेकिन ये पूरी तरीके से इसका विकास नहीं हुआ होता है। ऐसा नहीं पता चल पाता कि इनका पूरी तरीके से विकास हो गया है। जैसे क्या? जैसे मोसेस, हार्नवर्ट, लीवरवर्ट। नाम थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। थैलोफाइटा में क्या होता है? थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती अलग अलग नहीं होते हैं। जबकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है? इसमें जो जड़ होते हैं वो जड़ जैसे दिखाई देते हैं लेकिन पूरी तरीके से वो विकसित नहीं होते हैं। ठीक, जैसे मोसेस, हार्नवर्ट और लीवरवर्ट है। तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हो गया। अब बात आती है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि इन पौधों में तना, पत्ती एवं जड़ पाई जाती है। अब ये तीनों क्या होते हैं? थैलोफाइटा के अकॉर्डिंग, उसमें थैलोफाइटा में क्या होते हैं? तीनों अलग नहीं हुआ करते थे, लेकिन टेरिडोफाइटा में ये तीनों तना, पत्ती और जड़ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इनमें तना, जड़, तना, पत्ती और जड़ पाई जाएंगी। विभिन्न प्रकार की फन जातियां इसके अंतर्गत आती हैं। बहुत सारी फन जातियां जो होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस तीनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा ध्यान दे करके, और इसको जान लीजिएगा। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है और बहुत कुछ है नहीं, बस तीनों के बारे में जानते रहिएगा। थैलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में और टेरिडोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा में केवल इतना अंतर है कि थैलोफाइटा में क्या होता है कि इसमें जड़, तना, पत्ती अलग अलग नहीं होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती अलग होता है। ब्रायोफाइटा में क्या बताया गया है कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है? इसमें जो पौधा होता है वो बीज या एक बीज या एक दूसरे साधन पर निर्भर रहकर जीवित रहता है। इसमें जर्सी संरचना दिखाई देती है किंतु वो पूर्ण रूप से क्या होती है? विकसित नहीं होती है। सॉरी। ठीक है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है। अब बात आती है जीवाणु की, बैक्टीरिया की। जीवाणु क्या होते हैं और उनका उपयोग किस तरीके से होता है? क्या जीवाणु हमारे लिए फायदेमंद होते हैं? तो इन सब के बारे में आइए देख लेते हैं, चर्चा कर लेंगे, इसमें पढ़ेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु अपने सूक्ष्म आकार व शारीरिक संरचना के आधार पर वनस्पति वर्ग में सबसे निम्न श्रेणी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जीवाणु होते हैं ये अपने सूक्ष्म आकार, यानी बहुत छोटे होते हैं जीवाणु, शारीरिक रचना में बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए ये वनस्पति जगत में सबसे निम्न श्रेणी में इनको रखा जाता है। ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं जीवाणु? एक कोशिकीय होते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती का पूर्ण अभाव होता है। यानी इसमें जड़, तना, पत्ती का पूरी तरीके से अभाव होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं। ठीक है, वानस्पतिक जगत में जीवाणुओं का थैलोफाइटा समूह में रखा जाता है। यानी वनस्पति जगत में जो जीवाणु होते हैं इनको किस किस समूह में रखा जाता है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्ती अलग अलग नहीं होते हैं। इसमें इनका विकास नहीं हुआ होता है, जड़, तना, पत्ती का, इसलिए इसको क्या क्या बताया गया है, अभी पढ़ाया गया है थैलोफाइटा के अंतर्गत। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या होता है? इसमें जड़, तना, पत्ती अलग अलग नहीं होते, उसमें पता नहीं चलता कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है। तो इसलिए जो जीवाणु होते हैं उन्हें हम किस अंतर्गत रखते हैं? थैलोफाइटा के समूह के अंतर्गत रखा जाता है। थैलोफाइटा समूह में साइजोफाइटा उप समूह है। यानी थैलोफाइटा जैसे समूह है उसी के अंतर्गत अंतर्गत साइजोफाइटा क्या है? उसका उप समूह है। सभी जीवाणु इस समूह में आते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं वो सभी थैलोफाइटा समूह में ही
आते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखने की विशेष जरूरत है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये ऑप्शनल में भी पूछ सकता है और एक नंबरी में भी पूछ सकता है, यानी वन एक नंबर अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का जो जनक होता है वो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है जीवाणु प्रकृति एवं आवास, हैबिट्स एंड हैबिटल, हैबिट्स एंड हैबिचल, यानी जीवाणु प्रकृति एवं आवास। जो जीवाणु की नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है और उनका आवास किस तरीके का है, किस तरीके से वो रहते हैं। ठीक, तो जीवाणु प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है। जीवाणु जो होते हैं ये प्रकृति में विद्यमान है। जो जीवाणु होते हैं ये प्रकृति में हर जगह विद्यमान है। ये जल, वायु, जीव जंतु, पौधे, वनस्पत पदार्थों, बर्फ, गर्म जल के झरनों तथा 78 डिग्री टेम्परेचर पर भी पाए जाते हैं, यानी 78 डिग्री टेम्परेचर पे भी ये जीवाणु क्या होंगे, पाए जा सकते हैं। उसमें ये नष्ट नहीं होंगे। 78 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो 78 डिग्री टेम्परेचर तक ये पाए जाएंगे। कुछ जीवाणु उबलते हुए पानी में भी जीवित रहते हैं, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी कर दिया जाए तब भी वो जीवाणु क्या होंगे, जीवित रहते हैं। कुछ तरल हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन 253 डिग्री में रखने पर भी नहीं मरते हैं। यानी कुछ क्या होता है, कुछ जीवाणु तो ऐसे होते हैं जिसे लिक्विड हाइड्रोजन यानी कि 253 डिग्री टेम्परेचर पर भी रखने पर भी वो भी तभी नहीं मरते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, और कुछ जीवाणु क्या होते हैं 78 डिग्री टेम्परेचर तक रखने तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो उबलते हुए पानी में भी जीवित रहते हैं, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी जीवित रहते हैं। और इसके अलावा कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो तरल हाइड्रोजन अर्थात जिसका टेम्परेचर 253 डिग्री टेम्परेचर होता है उस पर भी नहीं मरते अर्थात जीवित रहते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु प्राकृतिक रूप से मनुष्य तथा जानवरों की त्वचा, मुंह तथा आंतों में पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु प्राकृतिक रूप से मनुष्य तथा जानवरों की त्वचा, मुंह तथा आंतों में पाए जाते हैं। यानी कुछ जीवाणु जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से मनुष्य तथा जानवरों की त्वचा में, मुंह में, आंतों में पाए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी अर्थात विनाशकारी भी होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। जीवाणु कोशिका की संरचना को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब चीजों में इसमें है ये, तो इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बुक और सीरीज उठा के देख लीजिए यहाँ से प्रश्न कितने बनते हैं। 2 से 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं। यानी कि अगर इस चैप्टर से कहें तो 3 से 4 नंबर का श्योर हो जाता है कि इसी चैप्टर से आ जाता है। 3 नंबर से तो एकदम बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है कि 3 नंबर से यहाँ से आ जाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर 3 नंबर का एक चैप्टर से आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज है, और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। समय धीरे धीरे, एग्जाम का जो समय है वो धीरे धीरे आपके पास ही आ रहा है। अभी डेट तो फिक्स है नहीं, लेकिन जून बहुत दूर नहीं है, तो इसलिए आप कंटिन्यूटी के साथ हो जाइए। देख रहे हैं अभी बहुत सारे बच्चे सीरियस बेस में नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही दिक्कत हो जाती है। जब 15 दिन 20 दिन बचता है तब आप स्टार्ट कर देते हैं, तो 15 20 दिन में आप कितना गेन कर पाएंगे, कितना आप ले पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाती है।
तो इसलिए आप जब अच्छी तरीके से इनको पढ़े रहेंगे, सिलेबस को पढ़े रहेंगे, तब आपको जाके सीरीज बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज लग जाइए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत समय नहीं है, 1 से 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने का समय है, इससे ज्यादा समय नहीं है आपके पास। तो अब आप कंटिन्यूटी के साथ स्टडी अवश्य करिए। इसमें साइंस मैथ वगैरह है, मैथ तो आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए ही पढ़िए। और भी सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, आप उनकी क्लास कंटिन्यूटी लीजिए। ठीक है, कंटिन्यूटी में बनाइए बिल्कुल। प्रतिदिन हर सब्जेक्ट का एक शेड्यूल बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर प्लीज आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।